स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चौथे चरण के प्रस्तावित प्रगति यात्रा के दौरान आज मुंगेर आएंगे और जिले में कई स्थानों पर प्रस्तावित कार्यक्रम में भाग लेंगे और सीएम जिले में 440 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही 1500 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं की घोषणा करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कार्यक्रम स्थल को भी सजाया गया है। यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। सबसे पहले वो तारापुर आएंगे, उसके बाद ऋषिकुंड और उसके बाद वहाँ से मुंगेर उनका आगमन होगा। और यहाँ पर नवागढ़ी चढ़ौन में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने के बाद सदर अस्पताल के कैंपस में मॉडल उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद फिर रानी तालाब जो आप देख रहे हैं उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद फिर समीक्षा बैठक। मुंगेर जिला अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री का जो भ्रमण कार्यक्रम है मुंगेर जिला में, उसकी पूरी तैयारी हम लोगों के द्वारा कर ली गई है और जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम स्थल है, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री को जाना है और जहाँ भी उनका कार्यक्रम है, वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कर लिया है फोर्स का, मजिस्ट्रेट का। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सीनियर ऑफिसर्स जो हैं एएसपी रैंक के और एसडीपीओ रैंक के, उन सबको भी वरीय प्रभार में जगह जगह पर हम लोगों ने प्लेस किया है। प्रगति यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 फरवरी को लखीसराय के बालगुलदर पंचायत पहुंचेंगे और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम को लेकर के तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, लखीसराय की यह तस्वीर है जहां प्रगति यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है और सीएम नीतीश कुमार यहां पहुंचने वाले हैं। प्रगति यात्रा के तहत लखीसराय आएंगे सीएम नीतीश कुमार। आपको बता दें कि यहाँ भी लखीसराय वासियों को सीएम नीतीश कुमार करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 फरवरी को प्रगति यात्रा को लेकर लखीसराय के बालगुदर पंचायत पहुंचेंगे, जहां तैयारी युद्ध स्तर पर है। वहीं प्रगति यात्रा को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू जिलाध्यक्ष। किस तरह की तैयारी है? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी जब हमारे बिहार के जो संभालने और सजाने वाले, गरीब गुरुबा के दुख दर्द समझने वाले और बिहार को अगले ले जाने वाले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग का नेता भी हैं, गार्जियन भी सब है, सभी का है, वो आ रहे हैं। तो जदयू को कहना ही क्या है, इतना उत्साह है कि देख रहे हैं आप लोग और उसी को हम लोग देख रहे हैं। ये थे जदयू के जिला अध्यक्ष। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि प्रगति यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले ही हार मान चुके हैं। भैया, केजरीवाल जी तो नैतिक रूप से हार पहले ही मान लिए कि हम 50 सीट आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि थाली के एक चट्टे बट्टे हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दिल्ली को और पूर्वांचल के लोगों को जिस तरह के इन लोगों ने ठगा है, आज कांग्रेस पर जिस तरीके से भरोसा दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित के विकास को, वो सारी यादें, आज तो दिल्ली तो कबार बन गई है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीट के लिए वोटिंग हो रही है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं और हताशा में ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल हार चुके हैं, हताशा में ऐसे प्रश्न खड़े कर रहे हैं। चुनाव अरविंद केजरीवाल पहले ही हार चुके थे। खबर दुमका से, जहां के सर्किट हाउस में बीजेपी नेता सीता सोरेन ने जेएमएम में वापसी की खबर को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। सीता सोरेन ने कहा कि बीजेपी में उन्हें मान सम्मान दिया गया है, उसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सीता सोरेन ने अटकलों पर प्रतिक्रिया नहीं देने को लेकर ये कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर को समझने की कोशिश कर रही थी, जिस कारण मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दी। कि भाई पार्टी में फिर से शामिल होने वाली है, बस हम उस नज़ारा को हम देख रहे थे, क्रिया प्रतिक्रिया को देख रहे थे, यही था बस। वैसे हम जहाँ पर है, जिस पार्टी में है वही काम करेंगे। पार्टी में हम खुश हैं और हमको किसी तरह की कोई ये तो नहीं है कि हमको अनदेखा किया जा रहा है। पार्टी हमको पूरे तरह से सम्मान दे रही है। जिस तरह से हमने एमपी इलेक्शन लड़े
और मोदी जी दुमका में आए और मेरे पक्ष में प्रचार किए। सभी सेंट्रल की सभी लीडर आए और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम इलेक्शन हारे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमको मान सम्मान मिला। धनबाद में आयोजित जेएमएम के 53वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन सहित मंत्री शामिल हुए। इस दौरान हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने कोयला बकाया राशि को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि रखी है जो नहीं दे रहे हैं। जब तक केंद्र सरकार बकाया राशि नहीं देगी तब तक चैन नहीं लेने वाले हैं। ये 1,36,000 करोड़ जब तक झारखंड में वापस नहीं आएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और आने वाले युद्ध के लिए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी है। आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, नमस्कार। और वो कोयला खदान वापस राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा है। अभी लोग नया कानून लाने की कोशिश कर रहा है कि ये कोयला खदान जो खनन हो चुका है उसका मालिका हक बनने का वो कोशिश करेगा। अब ये एक लड़ाई और आप जंगल जमीन से कोई समझौता नहीं, जरूरत पड़ेगा जो खदान खनन खत्म हो चुका है उस पर फिर से हम लोगों को कब्जा करना है, उसमें अपना फिर से अपना मतलब जमाना है। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ ही साथ विधायक बनने के बाद पहली बार कल्पना सोरेन भी इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही मंत्री हफीजुल हसन और योगेंद्र महतो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ टुंडी के विधायक मथुरा महतो और जिले के पार्टी पदाधिकारी और अन्य लोग शामिल हुए। वहीं बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिले से हजारों कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में फिर से एक बार केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया नहीं देने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि अब तो वह चिट्ठी पत्री कर रहे हैं, इसके बाद कानूनी लड़ाई करेंगे और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो कोयला खदानों को भी वह बंद करने का काम करेंगे। वहीं गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन में मैयाओं को इस बार सरकार बनाने में सबसे बड़ी हिस्सेदारी करने की बात कही है। यहाँ पर इस कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता हैं और उन सभी को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और उन्होंने कहा है कि झारखंड में इस बार और भी कई योजनाएं लाएंगे जिससे कि झारखंड और झारखंडियों का विकास हो सके। साथ ही साथ झारखंड में इन दिनों जमीन माफिया और जमीन दलाल सक्रिय है, तो उस स्पष्टि में कहा मुख्यमंत्री ने कि वैसे सीओ और बीडीओ को तुरंत कार्रवाई करेंगे और जेल भेजने का भी काम करेंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। झारखंड में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज है। हालांकि इस बार आपको बताते चलें, दलगत चुनाव कराने की बात नहीं हो रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां दलगत चुनाव कराने की मांग जोर शोर से उठा रही है। राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। पर क्या झारखंड में इस बार दलगत निकाय चुनाव संभव है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। झारखंड में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य में करीब 2 साल से निकाय चुनाव लंबित हैं। 4 महीने में निकाय चुनाव की संभावना है। हेमंत सरकार को हाईकोर्ट का आदेश है। सरकार ने 4 महीने का वक्त मांगा है। अप्रैल मई में नगर निकाय चुनाव होने की संभावना है। पर शहर की सरकार को लेकर सियासत हाई है। इस बार निकाय चुनाव दलगत नहीं होने वाला, लेकिन राजनीतिक दल पार्टी सिंबल पर चुनाव कराने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अच्छा रहता अगर पार्टी बेसिस पर होता, थोड़ा मतलब अच्छा रहता, उसमें मजबूती मिलती।
झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश के नेता चाहते हैं कि झारखंड में निकाय चुनाव दलगत आधार पर हो। विपक्ष में बैठी बीजेपी भी निकाय चुनाव के प्रेम से अछूती नजर नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी निकाय चुनाव में ताल ठोकने को तैयार हैं। वीर लोग हैं तो कांग्रेस किस मुंह से इस तरह की बातें कर रही है मुझे समझ में आ रहा है। भाई आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो आपको कराना चाहिए। निकाय चुनाव किसी भी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का एक बड़ा जरिया होता है, लेकिन जब चुनाव दलगत नहीं होते तो फिर बिना पार्टी सिंबल के नेता चुनाव में उतारे जाते हैं। ऐसे में सियासी लड़ाई एक हद तक पर्दे के पीछे तक सीमित रह जाती है। इसीलिए झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलगत आधार पर निकाय चुनाव कराने में अपनी रुचि को दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव होता है, दलगत आधार पर भी होगा, सरकार ये निर्णय लेती है, कोई परेशानी नहीं। झारखंड के कुल 13 नगर निकाय का चुनाव साल 2020 से नहीं हो पाया है। राजनीतिक पार्टी के नेता ही नहीं, जमीन पर काम करने वाले छोटे बड़े कार्यकर्ता भी निकाय चुनाव की तैयारी में जी जान से जुटे हैं। कार्यकर्ताओं का यही दबाव अब बड़े नेताओं के बयान में नजर आने लगा है और बड़े नेता अब दलगत चुनाव कराने की मांग करने लगे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बाढ़ में ट्रिपल मर्डर को सड़क हादसा दिखाने की साजिश रची गई। अपराधियों ने 3 मर्डर के बाद शव को सड़क पर इस तरह छोड़ दिया ताकि लगे कि हादसे में मौत हुई है, लेकिन जब पूरे मामले से पर्दा उठा तो सब हैरान रह गए। ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, हत्या को हादसा दिखाने की साजिश। सड़क हादसे में मौत नहीं, मर्डर। ये तस्वीरें हैं बाढ़ के थांबा गांव की, जहां सड़क हादसे की घटना का स्याह सच सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पहले तो बदमाशों ने इस हत्याकांड को एक्सीडेंट दिखाने की साजिश रची, लेकिन पुलिस की जांच में पूरी तरह से पर्दा हट गया। ये मामला सड़क हादसे का नहीं बल्कि 3 लोगों की हत्या का है। 3 लोगों की हत्या के बाद सामने आने के बाद सनसनी मच गई। 3 लोगों की हत्या के मामले की जांच करने एफएसएल की टीम के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। पुलिस की माने तो ये मामला बिल्कुल साफ है। साजिश के तहत इस ट्रिपल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कि जो सुजीत कुमार हैं, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हीं को मारने के उद्देश्य से नवीन कुमार व अन्य जो है लोग फुलेलपुर गए थे और सुजीत को साथ लेकर ये लोग थम्हा वाले रोड पर आए और इसी रोड पर मारपीट किया जा रहा था, जिस क्रम में जो मनीष कुमार एवं उनकी पत्नी हैं, जो थम्हा के रहने वाले हैं, वो लोग अपने ससुराल से लौट रहे थे और क्योंकि वो लोग सुजीत कुमार को पहचानते थे तो रुककर इनके द्वारा उसको बचाव किया जाने लगा। इसी बचाव के क्रम में नवीन कुमार एवं अन्य जो है लोगों के द्वारा चाकूबाजी की गई। बताया जा रहा है कि रणजीत और नवीन कुमार की किसी के साथ मारपीट हो रही थी। तभी पति पत्नी अपने बच्चे के साथ यहां से गुजर रहे थे। बीच बचाव के दौरान दोनों पर चाकू से वार कर दिया गया। पूरी घटना में पति मनीष और उनकी पत्नी कंचन और रणजीत की मौत हो गई। पहले इस हत्याकांड को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में मौके पर बाइक ही नहीं मिली और मृतक के घर में मिली बाइक में खरोच तक नहीं थी। इसके बाद साजिश का खुलासा हो गया। चाकू मार दिया था सर, हमारा लड़का के, पुतहू के, पोता के, तीनों के। कहाँ से आ रहे थे? नहरा से आ रहे थे, ससुराल से। रामपुर है। तो मतलब ये दोनों को चाकू, दोनों लोग वहाँ पर घटना स्थल पर नहीं मिले? वहाँ बाकी नहीं मिले, एक वो मिले नवीन कुमार, बाकी नहीं मिले। तो वो सब तीनों मोटरसाइकिल साथ गया था? साथ गया था। आप देखे थे क्या? वारदात को अंजाम देने के बाद शव को सड़क पर छोड़ दिया गया ताकि लोगों को लगे कि सड़क हादसे में मौत हुई है। पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना के आरोपी चाकूबाजी में जख्मी नवीन सिंह को पकड़ लिया, लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई।
ट्रिपल मर्डर की वारदात से इलाके में खौफ का माहौल कायम है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं राजधानी की। राजधानी में अपराधी बेखौफ हो चले हैं। अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है। अपराधियों ने दिन दहाड़े डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। डबल मर्डर की इस घटना से सनसनी फैल गई है। बिहार में अपराधी बेखौफ हो चले हैं। अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है। ये तस्वीर है पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र की, जहां डबल मर्डर से सनसनी मच गई। हथियारबंद अपराधियों ने 2 युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों घायलों को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डबल मर्डर की वारदात के बाद ग्रामीण एसपी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने मामले में 2 संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है। सरथुआ जो ग्राम है उसके पास में रोड पे जो है 2 व्यक्तियों का शव बरामद हुआ है। उसी क्रम में जो है थाना के द्वारा तुरंत वहां घटनास्थल पे पहुंचा गया, तो थाना की टीम द्वारा पाया गया कि जो 2 व्यक्ति हैं जिनका उम्र लगभग 18 से 20 साल प्रतीत हो रहा है, उनका जो है गोली मारकर हत्या किया हुआ है। उसके बाद थाना के द्वारा अपने सूत्रों से तथा जो तकनीकी अनुसंधान है उससे उन दोनों का पहचान किया गया। दोनों का पहचान आनंद कुमार और सौरभ कुमार के रूप में हुआ है। जिन 2 लोगों को अपराधियों ने मौत के घाट उतारा, उनका नाम सौरभ कुमार और आनंद कुमार है। सौरभ नालंदा का रहने वाला है, आनंद कुमार बेतिया का रहने वाला है। डबल मर्डर के बाद इलाके में दहशत है। पुलिस का दावा है कि पैसे के लेन देन के विवाद में हत्या हुई है। जल्द मामले का खुलासा कर लिया जाएगा, लेकिन दिन दहाड़े पटना में मर्डर की इस वारदात से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है? अपराधियों को इतनी आसानी से हथियार कैसे